नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन आप सभी मित्रों का। तो देखिए दोस्तों, हमारी इस कक्षा के अंतर्गत आपको पता है कि हमारे जो सौंदर्य प्रकरण है, इस सौंदर्य प्रकरण में से जो काव्य सौंदर्य बोध का हमारा प्रकरण है, इसमें से आप भाव सौंदर्य का अध्ययन कर चुके हो। थोड़ा सा लंबा हो गया था ये भी और बड़ा होता भी है। और एक शिल्प सौंदर्य आप पढ़ चुके हैं। शिल्प सौंदर्य अब आपका ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विचार सौंदर्य, ये देखिए। और इसके बाद पढ़ेंगे नाद सौंदर्य, ये आपका थोड़े समय में पूरा हो जाएगा, ज्यादा बड़ा प्रकरण नहीं है। और अंतिम में जीवन दृष्टि। वैसे विचार सौंदर्य जीवन दृष्टि में वो खास अंतर होता नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देखते हैं। तो हमारा बिंदु है दोस्तों आज का विचार सौंदर्य। विचार सौंदर्य को बुद्धि तत्व भी कहते हैं। विचार तत्व यानी कि सौंदर्य को बुद्धि तत्व भी कहते हैं, ये ध्यान रखिए। और सही बात यह है कि कवि पाठकों के सम्मुख अपनी बौद्धिकता को रखता है, जिससे काव्य आस्वादन में सहायता मिल सके। ये देखिए, कवि अपनी बौद्धिक पृष्ठभूमि और बौद्धिक अनुभूति कविता के माध्यम से यानी कि पाठकों के समक्ष रखता है, जिससे क्या है कि यह विचार सौंदर्य ये फिर यूँ कह लीजिए काव्य के आस्वादन में आपके सहायता मिल सके। और यदि आप कहना चाहो तो ऐसे कह सकते हैं कि कविता में कवि बुद्धि तत्व का प्रयोग करते हुए कविता में कवि बुद्धि तत्वों का प्रयोग करते हुए नैतिक कविता में बुद्धि तत्वों का प्रयोग करते हुए नैतिक गुणों और विचारों को उद्भाषित करता है। विचारों को उद्भाषित करता है। कहने का मतलब ये है कि काव्य के अंतर्गत कवि क्या करता है मित्रों, अपनी बुद्धि बल के, देखो बुद्धि है तो सब कुछ है। यदि बुद्धि नहीं है ना, बुद्धि का प्रयोग कभी नहीं कर पाया ठीक ढंग से, तो आपका जो कहने की काव्य सर्जना है आपकी, वो एक उपहास बन जाती है, हंसी मजाक का पात्र बन जाती है। और हंसी मजाक के पात्र से बचने के लिए, काव्य को संतुलित करने के लिए, भाव सौंदर्य को संतुलित करने के लिए आपके बुद्धि तत्व की प्रधानता होना जरूरी है। बुद्धि तत्व का पालन भी जरूरी है। और कवि जो लेखक है, वो कवि आपकी बुद्धि तत्व के द्वारा काव्य को संतुलित बनाता है। भाव सौंदर्य के आस्वादन के अंतर्गत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाता है। देश काल की मर्यादा को आपके पाठक समझ पाता है। ये सब के सब बुद्धि तत्व से ही संपन्न होते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी कहने से मतलब ये है, कविता में निहित, ये उद्देश्य है विचार सौंदर्य का। कविता में निहित नैतिक गुणों, आदर्शों
आदर्शों और मानव मूल्यों की पहचान कराना, या फिर कह लीजिए मानव मूल्यों पहचान कराना, या फिर सद्वृत्तियां पहचान कराना या सद्वृत्तियां विकसित करना कवि का उद्देश्य है। ये देखिए, और इनकी पहचान जब बालक कर लेता है कि साहब इसके ये नैतिक गुण है, ये इसका उपदेश है, ये इसका आदर्श है, ये उद्देश्य है, और ये सब बातें जब सद्वृत्तियां बालकों में विकसित हो जाती है, बालक उस चीज को समझ लेते हैं, तो उसे ही मित्रों विचार सौंदर्य कहते हैं। यानी कि बालक की कविता पाठ के दौरान कविता से मिलने वाले उचित संदेश, आपके उचित उपदेश, या फिर ज्ञानार्जन, या फिर सद्वृत्तियां, या फिर आदर्श या जीवन मूल्यों, इन सबको समझ जाते हैं, उनके अंतर्गत इन सब की अनुभूति कर लेते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, आपके यानी कि वे आपके विचार सौंदर्य कहेंगे। विचार सौंदर्य के माध्यम से जो बातें हुई वो आपने देखी कि विशेष रूप से, और सही बात यह है कि भाव सौंदर्य को संतुलित करने में भी इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भाव सौंदर्य को संतुलित करने और कल्पना की विश्वसनीयता बनाए रखने में बुद्धि तत्व की प्रधानता है। बनाए रखने में बुद्धि तत्व की प्रधानता है। ये देखिए, यानी कि कहने से मतलब है कि भाव सौंदर्य के अंतर्गत संतुलन बना रहे। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अतिशयता हो जाए किसी यानी कि बात की, तो उसको संतुलित बनाए रखने के अंतर्गत बुद्धि तत्व की आपकी क्या है, यानी कि मुख्य भूमिका होती है। अरे बुद्धि होगा तभी तो सामने वाले को समझा पाएगा ठीक ढंग से। अब अगली बात है कि कल्पना की विश्वसनीयता। मैंने आपको कहा था कि हमारे कविता के जो तत्व हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कविता के तत्व। अब वो कविता के तत्व कौन कौन से हैं? एक तो है शब्द, ये है अर्थ, ये है भाव, और ये है कल्पना, और ये है बुद्धि। ये देखिए, हमारी कविता के 5 तत्व माने जाते हैं। शब्द और अर्थ तो आपकी शिल्प सौंदर्य में आ गई, समझ लीजिए। भाव सौंदर्य में आ गया, लेकिन इन सबको संतुलन करने का जो काम है ना, यो किसका है? आपके यानी कि विचार सौंदर्य का है, यानी कि बुद्धि तत्व का है। ध्यान रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, अच्छे अर्थ वाले शब्द लेकर आना, उचित उपदेश लेकर आना। आपको पता है मैथिली शरण गुप्त ने कहा था कि केवल कवि की रचना करना, यानी कि काव्य की रचना ही करना आपके कवि का यानी कि उद्देश्य नहीं होना चाहिए, उसमें भी एक उचित संदेश का मर्म छुपा होना चाहिए। यानी कि कविता वह है जो आपको यानी कि कोई संदेश दे सके, कोई जीवन मूल्य सिखा सके, कोई शाश्वत सत्य आपको बता सके, नैतिक मूल्यों की स्थापना कर सके, वह कविता है। और वो सब बातें किसमें है? विचार सौंदर्य में आती है। वो सब बातें क्या है? विचार सौंदर्य। और विचार सौंदर्य के द्वारा ही आपकी कविता जीवनोपयोगी बनती है। ये देखिए, तो ये जो कल्पना का आप प्रयोग करते हो, इस कल्पना के साथ यदि बुद्धि का प्रयोग किया गया है तो ये कल्पना ऐसी लगेगी आपको सहज। ये ध्यान रखिए, सहजता आ जाएगी, सरलता आ जाएगी। बुद्धि के प्रयोग से वो काल्पनिक बात काल्पनिक नहीं लगेगी, वो यथार्थ जैसी प्रतीत होगी। बुद्धि के प्रयोग से वो काल्पनिक बात काल्पनिक नहीं लगेगी, वो यथार्थ जैसी लगेगी, बाहों में संतुलन बना रहेगा। वह है हमारा विचार सौंदर्य।
और ध्यान रखिए, और विचार सौंदर्य के द्वारा एक उचित कल्पना के द्वारा बुद्धि के प्रयोग से आपके सही बाहों के संतुलन के द्वारा जो उपदेश दिया जाता है उसे हम विचार सौंदर्य कहते हैं। जो बालक जिससे सीखता है, मानव मूल्यों की स्थापना कर पाता है, आपके जीवन उपयोगी संदेश को सीख पाता है, नैतिक गुणों को सीख पाता है, नैतिक आदर्शों को अपना पाता है, ये सारा का सारा उद्देश्य है आपके विचार सौंदर्य का। ये सारा का सारा उद्देश्य किसका है दोस्तों? आपके विचार सौंदर्य का है। तो विचार सौंदर्य के अंतर्गत आपने ये बात देखी। अब आइए देखिए, मैं आपको बताता हूं, यदि बुद्धि तत्व आपके काव्य में नहीं है, यानी कि विचार सौंदर्य नहीं है, बुद्धि तत्व काव्य में नहीं होने पर कविता उपहास का कारण बनती है। कविता क्या है? उपहास का कारण बन जाती है। जैसे सही आपके दिमाग का इस्तेमाल किए बगैर कविता की रचना कर दी गई तो कविता में आपकी सही तरीके से बालक यानी अरे क्या बताएं, क्या लिख दिया साहब, क्या कहते, पता नहीं, खुद को होश नहीं है क्या कह रहा है। तो यदि बुद्धि का प्रयोग सही किया है तो आपके उस बात का क्या अपने आप में एक मर्म होगा, और उस मर्म के लिए ही आपके क्या है, हाँ, उस मर्म का ही हमारे महत्व है। यानी कि बुद्धि तत्व से कविता जीवनोपयोगी बनती है, से कविता जीवन उपयोगी बनती है। बनती है उसे विचार सौंदर्य कहेंगे। ये देखिए, उसे क्या कहेंगे दोस्तों? यदि बुद्धि तत्व के प्रयोग के द्वारा वो कविता हमारे जीवन में एक उचित संदेश दे पाती है, वो कविता हमको एक उचित मानव मूल्य की स्थापना हमारे लिए कर पाती है, आदर्श की स्थापना कर पाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? वही हमारा विचार सौंदर्य। ध्यान रखिएगा। और कविता के अंतर्गत तो कह लीजिए बुद्धि और कल्पना का तालमेल बहुत जरूरी है। बुद्धि और कल्पना का तालमेल आवश्यक है। ये देखिए, यदि कोरी कल्पना, देखो आपने सुना जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे आपकी कवि, तो कवि कल्पनाओं के द्वारा आपके कहीं भी पहुंच जाता है, लेकिन उसमें यदि आपने उचित बुद्धि का प्रयोग किया है तो वो बात आपको सत्य जैसी लगेगी और लगती है कि ये तो ठीक है, डींगे हाँक रहा है। तो वहां पर आपका वो जो काव्य है वो आपके यानी क्या बन जाएगा? केवल और केवल आप यूं कह लीजिए आपके हंसी का कारण बन जाएगा, हंसी के अलावा और कुछ नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा। और कविता के अंतर उचित उपदेश तो छुपे ही होते हैं, जीवनोपयोगी होती है कविता में, आदर्श जो हैं उसकी, और आपको पता है आदर्श कह लीजिए, आपके जीवन के मूल्य कह लीजिए, नैतिक कह लीजिए, नैतिकता कह लीजिए, नैतिकता आदि की स्थापना करना ही आपकी यानी कि कविता का उद्देश्य होता है। और ये ऐसा नहीं है, ये सब बातें रहीम जी के दोहे ले लीजिए, कबीर के भी दोहे ले, आप यानी कि कबीर की पदावली में फिर भी नहीं, दोहों में खूब है, और आपके यानी कि तुलसीदास जी को ले लीजिए, इनके साहित्यों के अंतर्गत आपकी खूब उचित उपदेश दिए गए हैं, ये आपको पता है। और देखो मैं आपको यानी पंक्ति बताता हूँ, देखिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये देखिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ये देखिए, यानी कि दूसरे के हित करने के समान कोई धर्म नहीं है। देखो ये है उपदेश, यानी कि कविता उपदेश, ये देखिए, ये है जीवन उपयोगी। पर पीड़ा सम नहीं अगमाही, पर पीड़ा नहीं, पर पीड़ा सम नहीं अगमाही, ये देखिए, ये आप समझ लीजिए, यानी कि दूसरे के हित करने के समान इस संसार में कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को पीड़ा पहुंचा देने के समान इस संसार में कोई पाप नहीं है। और ये जो उपदेश दिया गया है ना, ये कविता का उपदेश है, ये कवि कहना चाह रहा है। और इस बात को जब बालक समझ जाते हैं,
बालक इस बात को यानी कि अपने जीवन में अपना लेते हैं, यूं कह लीजिए इस आदर्श को वो समझ गए, इस नैतिक मूल्य को वो समझ गए, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, आपके विचार सौंदर्य कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, आपके विचार सौंदर्य कहेंगे। अरे कुल मिला के बात यदि मैं आपको समझाना चाहूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि बुद्धि तत्व से, ये देखिए बुद्धि तत्व से कवि और पाठक दोनों की बातें हैं। बुद्धि तत्व से कवि और पाठक सरल प्रसंगों को ग्रहण एवं कठिन प्रसंगों का त्याग करते हैं। ये देखिए, ये है बुद्धि की प्रधानता, यानी बुद्धि तत्व की प्रधानता से ये सब बातें होगी, ध्यान रखिएगा। यानी कि आप समझ गए होंगे मेरी बात जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। यानी कि कठिन आपके प्रसंग भी कह सकते हैं, नीरस प्रसंग भी कह सकते हैं, नीरस प्रसंग, ये ध्यान रखिए। तो बुद्धि तत्व के द्वारा ही ये बात संपन्न हो पाती है कि जो सरल, सुगम और सुघाय्य और नैतिक, जिनको ग्रहण करने योग्य है, उन सब बातों को ग्रहण किया जाता है, या फिर ये कवि उन सब बातों को स्थापित करता है अपनी कविता में, वो केवल बुद्धि तत्व के द्वारा ही आप यानी कि संपन्न हो पाते हैं। और काव्य में कठिनता, दुरूहता, दुर्गुणता, यूं कह लीजिए, और या फिर नीरसता, इन सब का जो त्याग करता है कवि, तो वो उसके अंतर्गत भी आपके इसी का ही महत्व है। किसका महत्व है, यानी कि विचार सौंदर्य का ही महत्व है। सही बात तो यह है कि विचार सौंदर्य को आप कहो तो यूं कह सकते हैं कि विचार सौंदर्य से पाठक देश काल की मर्यादा, वातावरण, संस्कृति को समझ पाते हैं, ये देखिए, ये है आपके विचार सौंदर्य की महत्ता। ये अब आप ध्यान से देख लीजिए। विचार सौंदर्य के द्वारा पाठक देश काल मर्यादा, यानी देश काल की मर्यादा, वातावरण, संस्कृति, इन सब को समझ पाता है एक बालक। वो केवल किसके सहयोग से संपन्न होता है, ये सब बातें विचार सौंदर्य के संयोग से ही संपन्न होती है, ध्यान रखिएगा। कुल मिला के बात यह है कि काव्य के अंतर्गत अर्थ ग्रहण, जो भाव ग्रहण होता है ना, यानी कि काव्य का अर्थ ग्रहण और भाव ग्रहण, यूं कह लीजिए, काव्य का अर्थ ग्रहण और भाव ग्रहण, ये केवल बुद्धि तत्व के द्वारा ही संपन्न होते हैं, या फिर आप कहना चाहो तो यूं कह लीजिए विचार सौंदर्य के द्वारा ही संपन्न होते हैं। यदि ये है तो सब बातें आप ग्रहण कर पाओ। कविता कैसे लिखी हो, यदि आपका विचार सौंदर्य, बुद्धि तत्व संपन्न है और आपकी कवि का भी उचित उपदेश है, तो आप उस बात को समझ जाओगे। जो कहा आपने, लेखक ने कहा है, जैसे आपने पंक्ति सुनी होगी, तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि पर व्याकुल भारी। तात तात आ तात पुकारी, परे भूमि पर व्याकुल भारी। व्याकुल होकर बड़े खतरनाक तरीके से धरती में धड़ाम देख गिरते हैं। अब ये बात आप ग्रहण कर पाए, कब ग्रहण कर पाए, जब आप पे बुद्धि तत्व की प्रधानता थी। और तात तात हो तात पुकारी, अब तात शब्द जो है, ये देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं, चलो आपने सुन तो लिया ही है, लिखने की आवश्यकता तो है नहीं। तात तात हो तात पुकारी, आपके यानी तात तात हो तात पुकारी, परे भूमि पर व्याकुल भारी। इससे मतलब क्या है, बड़े व्याकुल होकर, बड़ी यानी कि विडंबना के साथ नीचे गिरधड़ाम से नीचे गिर जाते हैं, व्याकुलता के साथ गिर जाते हैं। तात तात हो तात पुकारी, जोर जोर चलते, हे तात हे तात हे तात। अब यहाँ पर तात शब्द के जो अर्थ है, जो कितने अर्थ निकल के आते हैं। तात का अर्थ पिता होता है, बड़ा भाई होता है, किसी बड़े के लिए संबोधन हो जाता है, सही बात है। लेकिन यहां पर आपकी बालक समझ पाएगा कि ये तात का संबोधन अपने बड़े भाई के लिए है।
बात समझ में आई? तो इस तरीके से आप यानी कि अर्थ ग्रहण और भाव ग्रहण जब कर लेते हैं तो वही आपका क्या है, यानी कि विचार सौंदर्य संपन्न हो जाता है। और यूं कह लीजिए सही तरीके से अर्थ ग्रहण करना ही विचार सौंदर्य है। अर्थ ग्रहण और भाव ग्रहण करना ही क्या है मित्रों, सही मायनों के अंतर्गत विचार सौंदर्य है। ये आप ध्यान से समझ लेंगे। ये देखिए, अर्थ ग्रहण और भाव ग्रहण जब किसी कविता का हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वही क्या है, आपका सही मायनों के अंतर्गत आपका विचार सौंदर्य है। ये बात आपके समझ में आई? अब मैं देखो इसका उदाहरण बताता हूँ। विचार अर्थ ग्रहण और भाव ग्रहण कैसे होगा, जीवन उपयोगी कैसे होगा, कोई संदेश आप समझ जाएंगे नैतिक मूल्य से कि आपकी परहित धर्म सरिस नहीं बाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई, यानी दूसरे का भला करने के समान तो कोई धर्म नहीं है। तो मानवता का संदेश आ गया, धर्म का संदेश आ गया। देखिए धर्म क्या बता दिया तुलसीदास जी ने, दूसरे का भला करना और दूसरे को पीड़ा पहुंचाना, दुख पहुंचाना, उसके समान संसार में कोई पाप नहीं है। तो वह किसने कहा? ये तुलसीदास जी ने कहा। तो ये जो बातें बताई ये क्या है, ये है कविता का संदेश। और ये अर्थ ग्रहण के द्वारा संपन्न हुआ और कविता की भावना भी समझ गए और जीवन उपयोगिता भी समझ गए, मूल्य समझ गए। यही हमारा क्या है, विचार सौंदर्य है। अब देखो अर्थ ग्रहण कैसे होता है। अर्थ ग्रहण ऐसे होता है, देखो पंक्ति लिखता हूं आपके सामने। ये देखिए ये पंक्ति लिखी हुई है, आप जरा देखो, इसमें ध्यान से देखो, आपको पता लगेगा। ये देखिए, खगपति पति तिये पितु बधु जल समान तो बैन, हंस वाहनी पति पिता दल समान है तुअनैन। ये देखिएगा, तो कहने से मतलब ये है कि ये, अब इसका मतलब निकालिए। अब यदि आपका बुद्धि तत्व प्रधान है, वास्तव में आपने कहा कि साहब हमको तो यानी अच्छा खासा आता है, तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आप इसको समझ जाएंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, आप अर्थ ग्रहण कैसे करेंगे। देखिए खगपति, तो खग यानी होता है पक्षी, ये देखिए, और पक्षियों का पति यानी कि स्वामी। पक्षियों का स्वामी कौन होता है, ये आप समझ गए, गरुड़ जी महाराज होते हैं। ये देखो सही बात है ना, गरुड़ जी हो गए। अब जरा देखिए, खगपति पति, तो पति यहां पर यानी कि किसके पति, गुरुड़ के पति। गुरुड़ के पति कौन हो गए, भगवान विष्णु। ये देखिए, तो ये किसके लिए आ गया, भगवान विष्णु के लिए, ये पति जो आया। ये देखिए, और पति तिये, अब पति की पत्नी, विष्णु की पत्नी, ये कौन निकल के आई, आपके लक्ष्मी जी। तिये यानी क्या होती है, पत्नी। ये देखिए लक्ष्मी जी उसकी पत्नी निकल के आ गई। अब ये जो पत्नी है लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी के पितु, लक्ष्मी जी के पिता कौन है, पितु यानी कि पिता, तो लक्ष्मी जी के पिता कौन निकल कर आए, आपके सागर या समुद्र। ये तो इसका पितु का मतलब निकल के आया सागर। ये देखिए, बधु जल समाल तुअनैन, और पितु, पितु की वधु, वधु से मतलब है यहाँ पर वधु, और वधु कौन है, सागर में जाकर मिलती है गंगा, तो सागर की पत्नी यानी कि कौन है, गंगा। ये देखिए, और गंगा के जल के समान तुम्हारे बैन है। ये देखिए, यानी गंगा के जल के समान तुम्हारे पवित्र वाणी है। ये देखो, ये कहना चाह रहा है। उपदेश क्या है, पवित्रता बताई। अर्थ ग्रहण आपने समझा, भाव ग्रहण आप समझ गए, इससे कहेंगे विचार सौंदर्य। अगली पंक्ति देखिए, हंस वाहिनी पति पिता। हंस वाहिनी कौन है, माता सरस्वती, ये आप सब जानते हैं। ये देखिए, सरस्वती के पति कौन है, ब्रह्मा जी। ये देखो, ये ब्रह्मा जी हो गए हैं। और ब्रह्मा के पिता, ब्रह्मा के पिता कौन है, ब्रह्मा जी कहां से पैदा हुए, आपके कमल से पैदा हुए हैं। सही बात है, आपकी भगवान विष्णु के नाभि से निकल के आते हैं। कमल, कमल से पैदा, कमल का जो दल है, दल यानी कि पत्ते, ये देखिए उसके समान तुम्हारे नयन हैं। यानी कि कहने से मतलब ये हुआ कि आपके जो नेत्र है किसके समान है, यानी कि कमल नयन, कमल के समान नयन है। ये अर्थ ग्रहण जो आपने कर लिया, इसे कहेंगे क्या, आप विचार सौंदर्य। आपके विचार बड़े संपन्न हो गए इसके समान। ये देखिए, तो इस तरीके से जब आप कविता के अर्थ को और भाव को समझ जाते हैं कि साहब इसका अर्थ ये है, उसे ही विचार सौंदर्य कहेंगे। और मैं आपको देखो हल्का सा जोड़ता हूं। देखिए, जब बालक सर्वप्रथम पैदा होता है तो उसमें आपके यानी कि बिंब बनता है, दृष्टि बिंब। ये देखिए, सर्वप्रथम जो बिंब का निर्माण होता है बालक में, दृष्टि बिंब बनता है। दृष्टि बिंब जैसे संपन्न होता है तो फिर बनता है बालक में श्रुति बिंब। ये देखिएगा, क्या बनता है, श्रुति बिंब बनता है। और श्रुति बिंब विकसित होने के बाद में फिर आपका जो बिंब बनेगा,
हैं, उसे आप क्या कहोगे, उसे आप यानी कि विचार भीम कह लीजिए, भाव भीम कह लीजिए, हैं, ये विचार भीम। ये देखिए, और विचार के पश्चात आपका जो भीम बनेगा वो क्या है, भाव। ये देखिएगा। अब इस पंक्ति को आपने यानी कि पढ़ा और उसका अर्थ ग्रहण आपने कर लिया। अर्थ ग्रहण करके, अब अर्थ ग्रहण कब हुआ, जब ये दोनों मजबूत थे आपके। ये देखिए, खगपति आपने सुना था कि खगपति को किसे कहते हैं, गरुड़ को कहते हैं। उसका यानी कि स्वामी कौन है, विष्णु है। उसकी पत्नी कौन है, लक्ष्मी है। लक्ष्मी के पिता कौन है, सागर है। सागर की वधु कौन है, गंगा। गंगा के जल के समान तुम्हारे नयन है, पवित्र नयन है। ये देखिए, आई क्या बात समझ में। तो ये विचार आया, और विचार के पश्चात फिर आया कि गंगा का जल बड़ा पवित्र होता है। तो ये सब बातें जहां निकल कर आती है उसे ही हम क्या कहते हैं मित्रों, बुद्धि तत्व यानी कि विचार सौंदर्य। तो बात समझ में आ गई होगी, इसमें संशय तो भाई नहीं है। अब जरा देखते हैं इसी का अगला, देखिए हंसवाहिनी, ये वाला आपने देखा। तो पहले दृष्टिबिंब, बालक ने एक चित्र देखा, बार बार एक चित्र देखा। ये देखिए, अब रोज देख रहा है कि एक चित्र रोज दिखाई दे रहा है। फिर उसने देखा कि लोग इसे क्या कह रहे हैं, अरे पंखा पंखा, अच्छा ये पंखा है। ओ, तो ये लोग कह रहे हैं कि ये पंखा है, इसको पंखा कहेंगे। तो ये पंखा है, ये चित्र है, ये पंखा है। तो दोनों में संबंध हो गया। फिर आपका निष्पन्न हुआ विचार, अच्छा ये पंखा है। ओ, जब आपकी स्थिति सामने, तब भी आपने इसके बारे में सोच लिया। गरुड़ हमारे सामने नहीं था, लेकिन फिर भी हमने सोच लिया, क्योंकि हमारा ये परिपक्व हो गया इन दोनों की सहायता से। और फिर हमने इसका भाव ज्ञान कर लिया। अच्छा पंखा, पंखा बहुत उपयोगी है यार, गर्मी में बहुत फायदा देता है, इससे हवा चलती है बड़ी, यानी रात को बड़ी शानदार नींद आती है, बहुत अच्छी चीज है यार ये भी है। वो भाव ज्ञान हो गया। तो अर्थ ज्ञान भाव ज्ञान जहां हो जाए वही क्या है, विचार सौंदर्य। ध्यान रखिएगा। आइए देखो, एक उदाहरण मैं आपको और बताता हूं इसी का एक उदाहरण और देखिए। ये देखिए, कहत कतवो परदेशी की बात, मंदिर अरध अवधि बदी गए, हरि आहार चली जात, वेद नखत ग्रह जोरी, अरध कर को बरजे हम खात। ये देखिए, अब आप इसको अर्थ ग्रहण और भाव ग्रहण कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका विचार सौंदर्य बड़ा मजबूत हो गया, और वास्तव में आपको ढंग से याद भी है, आपको आता भी है। तो देखिए दोस्तों, आइए मैं आपको समझाता हूं। कहत को वो परदेशी की बात, अरे कहने को क्या बताएं उस परदेशी की बात के बारे में जो हमको छोड़कर चला गया है। अब छोड़कर चला गया है तो क्या होता है मैं आपको बताऊं। भगवान श्री कृष्ण जी को अक्रूर लेकर चले गए। गोपियां और जो ग्वाल बाल थे वो भगवान श्री कृष्ण को वहां से जाने ही नहीं दे रहे थे। लेकिन भगवान का जो अवतार हुआ था तो मुख्य उद्देश्य था ही वो। तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान ने अवतार लिया और वो वहां जाएंगे मथुरा। अब आप जाएंगे तो देखो उसके लिए क्या कहा, मंदिर अरध अवधि बदी गए। मंदिर, मंदिर का मतलब होता है महीना। मंदिर का मतलब क्या होता है, महीना। ये देखिए, अर्ध का मतलब है आधा, यानी कि आधा। ये देखिए, तो महीने का आधा कितना होता है, यानी कि 15 दिन। ये देखिए, तो मंदिर अर्ध का मतलब निकल के आया, कितने दिन की अवधि हो गई, 15 दिन की। कि भगवान ये कह के गए थे कि हम 15 दिन बाद में आ जाएंगे आपसे। आप चिंता क्यों करते हो, इतने क्यों रो रहे हो, क्यों बिलख रहे हो, मैं 15 दिन के बाद वापस आपके पास आ रहा हूं। इसका मतलब ये निकला, हरि आहार चली जात। लेकिन क्या हुआ, हरि, हरि का मतलब है यहां पर शेर। हरि अनेकार्थी शब्द है, हरि का अर्थ बंदर भी है, शेर भी है, भगवान विष्णु भी है। हरि आहार, अब आहार यानी शेर क्या खाता है, यानी कि मांस। और मांस का मतलब यहां पर है मास इससे, और इसका मतलब है महीना। ये देखिए, आई क्या बात। लेकिन हरि आहार चली जात, लेकिन 15 दिन की कहकर गए तो महीना बीत गया पूरा। ये कहना चाह रहे हैं, ये है विचार सौंदर्य। आगे जा देखिए, वेद नखत ग्रह जोरी कर अरद करे को बरजे हम खात। वेद नखत, वेद कितने हैं, 4। नक्षत्र कितने हैं आपके 27। ग्रह कितने हैं दोस्तों, 9 ग्रह को जोड़ी, यानी कि इनको जोड़ दीजिए। इन सबको जैसे आप इनको जोड़ते हैं तो ये 27 और 9 कितने हो गए आपके, 36 और 4 40। ये देखिए 40 को जोड़ी, आरध कर यानी कि इसका आधा कर दो, 40 का आधा कर दिया तो आपके कितने बचे, 20, यानी कि ये 20। ये देखिए, को बरजे हम खा, तो 20 से मतलब है यहाँ पर विष, विष का मतलब है जहर। ये देखिए,
हम क्या करें, भगवान तो चले गए लेकिन उनके बगैर जीना भी मुश्किल हो रहा है हमको, तो हर समय ऐसा लग रहा है कि जहर खा रहे हैं। या फिर ऐसे कह लीजिए कि हम जहर हम खा ले तो कौन देखेगा हमको, कोई बचाने वाला ही नहीं है। तो ये है विचार सौंदर्य। इसे क्या कहते हैं मित्रों, विचार सौंदर्य कहते हैं। और ये सब जब बातें आपकी यानी कि संपन्न हो जाती है, बड़ा सरल सा है, इतना कठिन तो कुछ है नहीं इसमें। छंद के बारे में हल्की हल्की चर्चा की आपसे मैंने, गुण की भी की, ज्यादा झिलाया भी नहीं आपको, और अलंकार की थोड़ी थोड़ी चर्चा हमने कर ली, और आपके रस की भी कर ली, तो भाव सौंदर्य सब हो गए आपके। मेरे ख्याल से अब आपके 5 नंबर पक्के हो जाने चाहिए, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो इस तरीके से जो अर्थगण भावगण आप कर लेंगे तो उसे हम कहेंगे मित्रों विचार सौंदर्य। क्या कहेंगे मित्रों, विचार सौंदर्य। और इसी के साथ आपका जो विचार सौंदर्य प्रकरण है ये पूरा होता है। अब मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद दोस्तों।